In this video, we will discuss the topic monetarism versus Keynesianism, its introduction. This is part 1. There are two parts. Second part is related with the policy differences between monetarism and Keynesianism. So in the first part, we will discuss introduction of monetarism versus Keynesianism. Monetarism refers to the followers of Milton Friedman who hold that only money matters, and as such, monetary policy is more potent instrument than fiscal policy in economic stabilization. जो monetarism है, monetarism approach is given by Milton Friedman and his colleagues from the Chicago University. तो इनके अकॉर्डिंग मनी ही इम्पोर्टेंट कॉज है मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स को डिटरमिन करने का. सो मॉनेटरी पॉलिसी इज मोर इम्पॉर्टेंट देन द फिस्कल पॉलिसी. तो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन अगर लेकर आनी है तो मॉनेटरी पॉलिसी ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. तो आपने ये याद रखना है. मॉनेटरिज्म, सो मॉनेटरिज्म है, मनी है, तो इनके अकॉर्डिंग मॉनेटरी पॉलिसी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. केन्स के अकॉर्डिंग फिस्कल पॉलिसी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. ऑन द अदर हैंड, केन्सियनिज्म refers to the followers of Keynes who believe that money does not matter. And for economic stabilization, fiscal policy is more powerful tool than monetary policy. तो दूसरी साइड जो केन्सियनिज्म है, जो केन्स के फॉलोअर्स हैं, उनके अकॉर्डिंग जो मनी है वो एक डिटर्मिनेंट फैक्टर नहीं है. स्टेबलाइजेशन के लिए फिस्कल पॉलिसी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है देन द मॉनेटरी पॉलिसी. अकॉर्डिंग टू मॉनेटरिस्ट्स, अब मॉनेटरिस्ट के अकॉर्डिंग मॉनेटरी पॉलिसी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. कैसे इम्पॉर्टेंट है? इन शॉर्ट रन, बोथ लेवल ऑफ आउटपुट एंड प्राइसेस आर इन्फ्लुएंस्ड बाय मनी सप्लाई. शॉर्ट रन में मनी सप्लाई जब हम चेंज करते हैं तो उससे आउटपुट चेंज होता है, प्राइसेस चेंज होती हैं. इन द लॉन्ग रन, only prices are influenced by money supply, not the output level, because in the long run there is nearly full employment situation. अब जब तक फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं आती तब तक मनी सप्लाई को अगर हम इंक्रीज करते हैं, मनी सप्लाई को इंक्रीज करने से आउटपुट भी बढ़ता है और थोड़ी बहुत प्राइस भी बढ़ती है, नॉट टू मच. अगर आउटपुट मनी सप्लाई के बराबर बढ़ेगा तो प्राइस बिल्कुल नहीं बढ़ेगी. अगर आउटपुट थोड़ा कम बढ़ेगा मनी सप्लाई से, थोड़ी प्राइस बढ़ जाएगी. बट ये नहीं हो सकता कि आउटपुट ना बढ़े टिल फुल एम्प्लॉयमेंट. तो शॉर्ट रन में ये हो गया. बट लॉन्ग रन में क्या होगा इसका इफेक्ट? लॉन्ग रन में फुल एम्प्लॉयमेंट आने से आउटपुट तो बढ़ेगा नहीं, सिर्फ प्राइस इंक्रीज हो जाएगी. इसलिए ये सारी जो चेंजेस आई आउटपुट में, प्राइसेस में, ये आई ड्यू टू चेंज इन मनी सप्लाई. तो शॉर्ट रन में आउटपुट एंड प्राइस दोनों चेंज होते हैं. लॉन्ग रन में फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन आने की वजह से ओनली प्राइसेस चेंज, सिर्फ प्राइस चेंज होती हैं. आउटपुट डिपेंड्स ऑन अदर फैक्टर्स इन द लॉन्ग रन. लॉन्ग रन में अगर हमने आउटपुट को इंक्रीज करना हो तो there are some other factors like technology, quality of resources, etc. Thus, in the long run, national income will consist only higher prices. तो लॉन्ग रन में अगर हम नेशनल इनकम की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, प्राइस इनटू क्वांटिटी जैसे हम कैलकुलेट करते हैं, तो वो सिर्फ नॉमिनल इंक्रीज होगा नेशनल इनकम में, क्योंकि प्राइसेस ही इंक्रीज हुई होंगी. Hence, money supply directly affects national income. तो मनी सप्लाई से डायरेक्ट इनकम इंक्रीज हो जाएगी. जैसे हमने
मॉनेटरिज्म में दिखाया हुआ है, मॉनेटरिज्म की वीडियोस में दिखाया हुआ है कि अगर आउटपुट ना इंक्रीज हो, प्राइस इंक्रीज हो जाए 10 to 15, तो कैसे जो नेशनल इनकम है वो इंक्रीज हो जाएगी। अगर नेशनल इनकम पहले मान लो 1000 है, 100 आउटपुट है, 10 प्राइस है, नेशनल इनकम मान लो 1000 है, आउटपुट 100 ही है, प्राइस 15 हो गई, तो नेशनल इनकम हो गई 1500 फ्रॉम 1000। तो ये जो इंक्रीज हुआ नेशनल इनकम में, इसको कहते हैं नॉमिनल इंक्रीज। ऑन द अदर हैंड, Keynes assumes that money supply affects national income indirectly through rate of interest. केन्स के अकॉर्डिंग मनी सप्लाई पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर अफेक्ट डालती है, फिर इनकम के ऊपर या आउटपुट के ऊपर अफेक्ट आता है। बिकॉज केन्स अज्यूम्स दैट डिमांड फॉर मनी इज इन्वर्सली रिलेटेड विद रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्योंकि केन्स ने अज्यूम किया है कि जो डिमांड फॉर मनी है, जैसे स्पेकुलेशन डिमांड फॉर मनी है, इट इज़ द नेगेटिव फंक्शन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो मनी पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर इफेक्ट डालेगी, फिर आउटपुट के ऊपर इफेक्ट डालेगी केन्स के अकॉर्डिंग। बट मॉनेटरिज्म के अकॉर्डिंग जो मनी है वो डायरेक्ट इफेक्ट डाल देगी नेशनल इनकम के ऊपर विदाउट थ्रू रेट ऑफ इंटरेस्ट। बट मॉनेटरिस्ट्स assume that demand for money, transaction and precautionary depends on income। तो ये तो केन्स ने भी कहा था कि जो डिमांड फॉर मनी है ट्रांजैक्शन मोटिव के लिए, प्रिकॉशनरी मोटिव के लिए, इट इज़ द फंक्शन ऑफ इनकम। तो डिफरेंस क्या है कि मॉनेटरिज्म ने स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी को नहीं लिया, जबकि केन्स ने स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी को भी लिया है, जो कि रेट ऑफ इंटरेस्ट का फंक्शन है। तो मॉनेटरिज्म ने स्पेकुलेशन डिमांड फॉर मनी को नहीं लिया, इन्होंने डिमांड फॉर मनी को सिर्फ ट्रांजैक्शन के लिए ही लिया। ट्रांजैक्शन और प्रिकॉशनरी दोनों को अगर हम ट्रांजैक्शन ही बोले मान लो, तो इन्होंने ट्रांजैक्शन को ही लिया और कहा कि मनी जो है ये इनकम के ऊपर पॉजिटिवली रिलेटेड है। एंड द सिंपलेस्ट इक्वेशन इज एम वी इक्वल टू पी क्यू। जैसे कि हम एम वी इक्वल टू पी टी भी कहते हैं इसको, सिमिलर ही पॉइंट है कि मनी की जो सप्लाई है एंड इसकी वेलोसिटी को अगर हम जोड़ दें, टोटल मनी सप्लाई इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द आउटपुट। Diagrammatically, we can explain this approach by the monetarism like this। इस डायग्राम को हम दोबारा ड्रॉ कर लेते हैं फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग, ताकि जो डायग्राम है उसकी डेरिवेशन हमें साथ के साथ पता चल जाए। These are the axis, vertical axis and horizontal axis। Horizontally we are taking money, its demand and supply both. Here it is the level of income y. Now suppose this is the demand for money, ये हमने कैसे बनाया है, पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन डिमांड फॉर मनी एंड इनकम। And this is suppose supply of money, सप्लाई ऑफ मनी हमने कैसे बनाया है, सप्लाई ऑफ मनी इज एक्सोजेनस फैक्टर जो कि सेंट्रल बैंक ने मान लो डिसाइड किया है, तो इनकम के साथ इसका कोई रिलेशन नहीं है।
this is the demand for money, money demand. This is the supply of money, money supply. Initially, this is the equilibrium level. Suppose it is E1. Here, demand for money equals to supply of money at this point, and income level is, this is the equilibrium income level, Y1. So Y1 is the equilibrium level of income, and this is the stable equilibrium. अगर हम सपोज कोई और पॉइंट लगाएं, सपोज इसके नीचे कोई पॉइंट लगाएं, सपोज इट इज Y0, this is suppose point A, the demand for money is Y0A and supply of money is Y0B. Now at Y0 you can check that people have more money, money supply है Y0B, then they want, तो वो चाहते हैं Y0A. तो मनी की डिमांड है Y0A, बट लोगों के पास सप्लाई है Y0B. सो दे विल स्पेंड एक्स्ट्रा मनी. इस एक्स्ट्रा मनी को लोग स्पेंड करेंगे. जब जब लोग स्पेंड करेंगे तो मार्केट में डिमांड इंक्रीज होगी, और अगर मान लो फुल एम्प्लॉयमेंट अभी नहीं है तो आउटपुट इंक्रीज होगा, रियल सेंस में इंक्रीज होगा. अगर मान लो फुल एम्प्लॉयमेंट है तो नॉमिनल सेंस में इंक्रीज होगा. तो जब ये एक्स्ट्रा मनी को लोग स्पेंड करेंगे तो इनकम इंक्रीज होगी और Y1 पर पहुंच जाएगी. तो ऐसे ही अगर हम दूसरी साइड देखें, सपोज दिस साइड, this is suppose Y2, this is point suppose G, this is point suppose H. तो यहाँ पर अगर हम देखें, जो डिमांड है मनी की दैट इज़ Y2H, और जो सप्लाई है दैट इज़ Y2G. तो इतनी डिमांड मनी की और चाहिए. अगर मान लो हम ये डिमांड पूरी नहीं करते, मनी सप्लाई अगर कम है, तो मनी सप्लाई कम होने से आउटपुट कम हो जाएगा और दोबारा फिर Y1 पर आ जाएगा. तो ऐसे हमने देखा कि अगर मनी सप्लाई ज़्यादा है तो आउटपुट इंक्रीज हो गया, अगर मनी सप्लाई कम है तो आउटपुट कम हो गया. इट मीन्स आउटपुट में जो चेंजेस आई, इसका जो मेन कारण है वो मनी है. So Friedman shows that demand for money, this demand for money is a stable function of income. Income के साथ इसका रिलेशन है. तो अगर मान लो सेंट्रल बैंक मनी सप्लाई को इंक्रीज करेगा, मनी सप्लाई को अगर सेंट्रल बैंक इंक्रीज करता है तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर 3 तरीके से इफेक्ट डाल सकता है. देखो कैसे. First effect is the liquidity effect, which causes a very short run reduction in R. जब मनी सप्लाई एकदम मार्केट में इंक्रीज होगी, मान लो शिफ्ट होगी यहाँ से MS1 से MS2, तो एक बार क्या होगा, इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा मान लो शॉर्ट पीरियड में. दूसरा है आउटपुट इफेक्ट. अब क्योंकि R कम हो गया, उससे लोग एक्सपेंडिचर ज़्यादा करेंगे. R कम होने से लोग ज़्यादा एक्सपेंडिचर करेंगे क्योंकि मनी की डिमांड करेंगे, बैंक से लोन ले लेंगे. दिस विल टेंड टू रेज आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम. तो क्या हुआ, मनी सप्लाई बढ़ने से आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट, इनकम बढ़ गए. देन प्राइस एक्सपेक्टेशन इफेक्ट. बिकॉज ऑफ दिस इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर, डिमांड फॉर मनी
इंक्रीज हो जाएगी क्योंकि लोग एक्सपेंडिचर इंक्रीज कर रहे हैं। डिमांड फॉर मनी इंक्रीज हो जाएगी तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी इंक्रीज हो जाएगा। तो जैसे जो कम हुआ था, तो प्राइसेस विल आल्सो राइज क्योंकि डिमांड ज़्यादा हो गई चीज़ों की एक्सपेंडिचर ज़्यादा होने से। दिस इज कॉल्ड प्राइस एक्सपेक्टेशन इफेक्ट। Thus, in turn, it will reduce investment, output and employment. तो इसको हम डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक्सेस horizontally we are taking money, vertically rate of interest। अब हम रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ इसका रिलेशन दिखाने लगे हैं। Initially, suppose this is the money supply, suppose MS1, and demand for money is suppose MD1। तो सप्लाई ऑफ मनी को तो हमने एक्सोजनस वेरिएबल की तरह ही बनाया है। एक्सोजनस वेरिएबल होते हैं जो सिस्टम के बाहर डिटरमिन होते हैं। जैसे आरबीआई ने मान लो मनी सप्लाई को डिसाइड किया, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ इनकम और नॉट ऑन द बेसिस ऑफ आर। तो आर के साथ भी इसका कोई रिलेशन नहीं है मनी सप्लाई का, और पहले हमने इनकम के साथ भी इसका कोई रिलेशन नहीं बनाया था। बट जो डिमांड फॉर मनी है, डिमांड फॉर मनी का जब हमने इनकम के साथ रिलेशन बनाया था तो बनाया था पॉजिटिव। जब हम रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ रिलेशन बना रहे हैं, ये हम बना रहे हैं नेगेटिव। क्योंकि जैसे हमने अभी एक्सप्लेनेशन में देखा कि जैसे ही रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा तो मनी की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। इनिशियली दिस इज द इक्विलिब्रियम at E1. This is suppose M1 and rate of interest is R1. This is the rate of interest R1. So initial equilibrium points you can see, supply of money is MS1, demand for money is MD1, equilibrium is at E1 and rate of interest is R1. Now suppose on the given demand for money MD1, suppose money supply rises from MS1 to MS2। तो MS1 से बढ़ाकर मान लो हमने मनी सप्लाई कर दी MS2। कहीं भी हम इसको राइट साइड पर लेकर जा सकते हैं। सपोज दिस इज द न्यू मनी सप्लाई MS2। This is point M2. Now what is the equilibrium? Equilibrium is here E2, and this is the new rate of interest R2। Suppose it is R0, low level। तो क्या हुआ, इनिशियली जब मनी सप्लाई को इंक्रीज किया गया तो फॉर द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉल्स। रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो गया R1 से,
आर ज़ीरो। पर जैसे ही रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाएगा, बिकॉज ऑफ दिस फॉल इन रेट ऑफ इंटरेस्ट, डिमांड फॉर मनी विल राइज, मनी की डिमांड बढ़ जाएगी। मनी की डिमांड बढ़ने का मतलब क्या होगा कि जो मनी की डिमांड है MD1, इट शिफ्ट्स राइटवर्ड्स। कहीं भी हम इसको शिफ्ट कर सकते हैं। सपोज दिस इज द न्यू डिमांड फॉर मनी, MD2। नाउ अब अगर हम इक्विलिब्रियम देखें, इक्विलिब्रियम इज हेयर at E2 dash, and now rate of interest is R2। रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज हो गया क्योंकि मनी की डिमांड इंक्रीज हुई। मनी की डिमांड इंक्रीज होने से रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज हो गया। तो शॉर्ट रन में ऐसे हो सकता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाए, बट जब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा तो एक्सपेंडिचर लोग ज़्यादा करेंगे, मनी की डिमांड ज़्यादा करेंगे, तो मनी की डिमांड भी जो है वो राइट साइड पर शिफ्ट है। सो इट इज़ टू बी नोटेड, यहाँ पर अगर आप देखो दैट इंक्रीज इन डिमांड फॉर मनी, ये जो इंक्रीज इन डिमांड फॉर मनी है, जो ब्लैक लाइंस का आपस में गैप है, इट इज़ लेस देन द इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ मनी। जो रेड लाइंस का गैप है, ये वाला जो एरो है, ये बड़ा है, ये छोटा है। तो रेड लाइंस का जो गैप है, मनी सप्लाई का जो इंक्रीज है वो ज़्यादा है, डिमांड फॉर मनी का जो इंक्रीज है वो कम है। क्यों है ये? बिकॉज जो डिमांड फॉर मनी है मॉनेटरिज्म के अकॉर्डिंग, इट इज़ लेस इलास्टिक विद रेट ऑफ इंटरेस्ट, बट ये डिमांड फॉर मनी इनकम के साथ ज़्यादा इलास्टिक है, क्योंकि इन्होंने कहा है मेनली ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी, तो उसका इनकम के साथ ज़्यादा रिलेशन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ ज़्यादा रिलेशन नहीं है। बट अगर हम केन्स की बात करें, केन्स ने शो किया है कि डिमांड फॉर मनी इंटरेस्ट के साथ ज़्यादा इलास्टिक है। तो केन्स की अगर हम यहाँ पर डायग्राम बनाएं, केन्स इन पॉइंट को थोड़ा रिमाइंड करें, रिकॉल करें। वन साइड डिमांड फॉर मनी, अदर साइड रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो केन्स ने एक मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट लिया है, यहाँ पर आके डिमांड फॉर मनी बन जाती है परफेक्ट इलास्टिक। और केन्स ने शो किया है डिमांड फॉर मनी का रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ नेगेटिव रिलेशन अप टू दिस मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट, और यहाँ पर आकर हॉरिजॉन्टल। केन्स के अकॉर्डिंग ये है डिमांड फॉर मनी, एंड दिस इज द स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी। बट क्योंकि मॉनेटरिज्म वालों ने स्पेकुलेशन डिमांड फॉर मनी को नहीं लिया, तो इसमें क्या है, जैसे ही रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है मनी की डिमांड बढ़ती है फॉर द राइज इन इन्वेस्टमेंट, तो उसमें अफेक्टिव डिमांड बढ़ती है, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट बढ़ते हैं मल्टीप्लायर टाइम्स। तो केन्जियन थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट यहाँ पर अप्लाई होती है। बट जब एक बार फुल एम्प्लॉयमेंट आ जाए फिर आउटपुट नहीं बढ़ेगा, फिर सिर्फ प्राइसेस बढ़ेंगी, जिसको हम इन्फ्लेशन कहते हैं। एंड इस सिचुएशन को केन्स ने एक स्पेशल नाम दिया है, दैट इज नोन एज द लिक्विडिटी ट्रैप। इस पॉइंट को केन्जियन थ्योरी ऑफ मनी में ज़्यादा बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है। केन्जियन थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट या केन्जियन थ्योरी ऑफ मनी, उसमें ज़्यादा बेटर दिया हुआ है पूरी डिटेल में। दिस वाज अबाउट द मॉनेटरिज्म वर्सेस केन्जियनिज्म, part 1 about introduction. Now for the policy differences between monetarism and Keynesianism, must watch second part of this video.
यहाँ पर जैसे इस वीडियो में हमने देखा था, तो मॉनेटरिज्म के हिसाब से हमें पता चला कि मॉनेटरी पॉलिसी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, बट केन्स के हिसाब से फिस्कल पॉलिसी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। तो ये दोनों कैसे इन्होंने अपनी अपनी पॉलिसी को इम्पॉर्टेंट कहा है, उसके बारे में पार्ट 2 वीडियो का ज़रूर देखिए, दैट इज़ अबाउट द पॉलिसी डिफरेंसेस। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।